नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गबन को आगे बढ़ाते हुए चलते उसके अगले अध्याय की ओर, अध्याय 36 की ओर। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाट छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखियां लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवीदीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया का सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवीदीन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवीदीन प्रसन्न होकर आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखियां दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवीदीन, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने की क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर डॉक्टर पक्का मतलबी 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरा करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवीदीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना ही भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवीदीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना? प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। या बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था? या उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे, संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना? या कहता हुआ वह चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ। तब ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में रहने क्यों पड़ोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इस तरह अपनी चीज पर पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गो ने लोटे में पानी रख कर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सोना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी।
भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वह मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीदीन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहाँ तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवीदीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। या व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक ना दी। देवीदीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उनसे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आचरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विस्तार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए, तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं से भी उतना ही हे है जितना किसी अन्य छोच मेव ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता। कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यह तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अब अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सदाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से यहीं कहीं नहीं गए, बाहर निकलते ही ना थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है। भाग खड़े हुए, उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर दिया। मैं भी इनसे पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों ने न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है। सच्ची बात कह देने में क्या हरज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गो न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल की किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवीदीन, कोई बुराई न थी। मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर बड़ा भंडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था।
ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजा कर फिर बाहर चला गया। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना, बहू जी तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू जी। अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक क्या बनूं? जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गो, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाया तो बहू क्यों बनाया? देवी दीन ने जग्गो की पोर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इस खटिक के यहाँ रहते थे क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहनत मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम इनसे कई नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निदा और उपहास की कल्पना ही उसका स्वाभिमान आहत हो जाता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अब युक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी सजा पा जाएंगे, शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्युनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है? इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों ना यह अपना बयान बदल दें। उन्हें मालूम हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है, पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे हुए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर दरस्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई इस बाग में छिप कर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी दूर है? और वहाँ हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। ईमान में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं, उनकी सूरत बदल गई होगी।
सासा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले। तब क्या होगा, कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर ले तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की, उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के लिए किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा इस निषाद उस अनाथ की सी थी जो मुट्ठी भर आके के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे आके न मिलेगा, गालियां ही मिलेगी। फिर भी वह हाथ फैलाता हुआ बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया, कहाँ कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, या बंगला छोड़ दिया तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए गए कहाँ। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया, शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है? जंगली ठिकना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी कहाँ क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा, इनमें वही मुखबिर टिका हुआ है। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी, न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं। भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई है। देवी दीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा का क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर उस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे तुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्ड में न फिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया। तो दोस्तों, यह था गबन उपन्यास का अध्याय 36। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद दोस्तों।